तो चलिए शुरू करते हैं। भारत संसाधन एवं उपयोग। आप अपने जीवन में अनेक वस्तुओं का उपयोग करते हैं। उपयोग में आने वाली ये सभी वस्तुएं संसाधन हैं। यानी आप लोग अभी सुबह से शाम तक जितने वस्तुओं का उपयोग किए होंगे वो सभी वस्तुएं क्या है? संसाधन है। संसाधन भौतिक और जैविक दोनों हो सकते हैं। जहाँ तक एक और भूमि, मृदा, जल, खनिज जैसे भौतिक पदार्थ मानवीय आकांक्षाओं की पूर्ति में सहायक होकर संसाधन बन जाते हैं, वहीं दूसरी ओर जैविक पदार्थ तथा वनस्पति, वन्य जीव तथा जलीय जीव मानवीय जीवन को सुखमय बनाने में पीछे नहीं है। यानी संसाधन के दो रूप, भौतिक एवं जैविक, ये दोनों मिलकर हमारे जीवन को सुखमय बनाने में पीछे नहीं है। उपयुक्त भौतिक एवं जैविक दोनों ही पदार्थ तकनीक के सहारे ही जीवन उपयोगी हो पाते हैं। अगर हमारे पास तकनीक रहेगा और कहीं पे अगर आप लोगों को सांप मरा मिल जाएगा तो आप लोग उससे डर के भाग जाइएगा। लेकिन अभी जापान में कहीं पे अगर सांप मरा मिल जाएगा तो उसे उपयोग करके चमड़ा का बेल्ट या कोई ऐसा चीज़ बना दिया जाएगा जिसका कीमत अभी दुनिया में बहुत ज़्यादा है। तो जब तक तकनीक और ज्ञान नहीं होगा तब तक उसका भौतिक एवं जैविक दोनों ही संसाधन का उपयोग नहीं हो सकता है। अनादिकाल से ही इसका उदाहरण है। अनादिकाल से ही अरण्यों में वनस्पति एवं वन्य जीव उपलब्ध थे। यानी पहले से भी अरण्यों में यानी वनों में वनस्पति एवं वन्य जीव उपलब्ध थे। यानी जो स्थल सीमा थी उसमें वनस्पति वन्य जीव उपलब्ध थे। लेकिन जो आदिवासी या जनजाति आदिवासी लोग थे वो लोग जो आदि मानव थे वो लोग इस तकनीकों का उपयोग करके कोयला, पेट्रोलियम एवं अन्य खनिज गर्भित पदार्थ पड़ा हुआ था लेकिन नहीं निकाल पाए क्योंकि उसके पास तकनीक नहीं था। तो तकनीक ज्ञान का अभाव था। धीरे धीरे जनसंख्या में आवश्यकताओं की वृद्धि होती गई। इस वृद्धि ने मानव को ज्ञान अर्जन की दर में त्वरित वृद्धि किया। इतना ही नहीं, आदि मानव तकनीक को पाकर ज्ञानी मानव बन गया। यानी पहले जो आदि मानव था उन्होंने तकनीक को पाकर क्या बन गया? ज्ञानी मानव। पर्यावरण में उपलब्ध पदार्थ को जनप्रिय तकनीक के सहारे जीवन को सुखमय बनाने में सक्षम हो गया। जब पर्यावरण में मानव द्वारा जनप्रिय तकनीक का प्रयोग होता है तब सभ्यता विकसित होती है। अंततः मानवीय जीवन निर्वाह के तौर तरीके सांस्कृतिक संसाधन की स्थिति को प्राप्त कर लेते हैं। यहाँ पे आप लोगों को पढ़ा दिया गया तकनीक के सहारे जीवन को सुखमय बनाने में मानव सक्षम हो गया। वस्तुतः संसाधन का अर्थ बहुत ही व्यापक है। संसाधन का क्या अर्थ होता है? इसका अर्थ बहुत व्यापक है। यानी इसका इतना बड़ा है कि आप लोग इसे एक शब्दों में यहाँ पे जिमरमैन बोला गया है। जिमरमैन एक प्रसिद्ध भूगोलविद है। कौन है? जिमरमैन। जिसका कथन है संसाधन होते नहीं बनते। यानी संसाधन होते नहीं बनते हैं। संसाधन क्या है पहले आप लोग ये बताइए। तो संसाधन वे है जो मानवीय आवश्यकताओं की पूर्ति करता हो। तो क्या मानवीय आवश्यकताओं की पूर्ति खनिज कहीं पड़ा हुआ है वो धरती में रहकर मानवीय आवश्यकताओं की पूर्ति कर सकता है? नहीं कर सकता है। तो इसलिए यहाँ पे बोला गया है कि उसको निकाल के पहले बर्तन लो या जो बनाना है बनाना पड़ेगा, तब वो संसाधन कहलाएगा जो हमें हमारी आवश्यकताओं की पूर्ति करता है। इसलिए जिमरमैन का कथन है संसाधन होते नहीं बनते हैं। संसाधन कहाएंगे कविता की रचना, जैसे सेवा भी संसाधन कहलाएगा। जैसे कि आप सेवा भी क्या कहलाएगा? संसाधन कहलाएगा। जैसे कि कविता रचना, चित्रकारी, चित्रकार, गायक, गायकी भी क्या कहलाता है? संसाधन। सच तो यह है कि मानव स्वयं भी संसाधन है क्योंकि उनके पास ज्ञान तकनीक होता है। यानी जो है मानव खुद संसाधन है। जैसे कविता रचना, चित्रकारी ये भी क्या है? संसाधन है। यानी वो उसके द्वारा धन उत्सर्जित करता है। या इसको एक और उदाहरण से समझ सकते हैं। यानी संसाधन किसी भी देश का आर्थिक सामाजिक मेरुदंड होता है। यहाँ पे देखो, यहाँ पे नीचे पढ़ाया गया है जापान एक ऐसा देश है जो प्राकृतिक संसाधन में अत्यंत विपन्न है। प्राकृतिक संसाधन मतलब लोहा, खनिज, वहाँ ये सब वहाँ नहीं पाया जाता है। वहाँ बहुत कम यानी 1% पाया ही नहीं जाता है मान लो। लेकिन इनके मानव संसाधन यानी वहाँ पे जो पढ़े लिखे मानव लोग हैं
तकनीक दृष्टि से इतने सबल है कि ये देश में उपलब्ध सभी पदार्थों का विवेकपूर्ण उपयोग कर विकसित देशों की श्रेणी में खड़ा है। यानी ऊपर में आप लोगों को पढ़े थे कि चित्रकारी, गायिका गायकी, कविता रचना, ये सब भी क्या है, संसाधन। लेकिन वहाँ पे आप लोगों को उतना नहीं समझ में आया होगा जितना अच्छा जापान के उदाहरण से समझ में आ गया। संसाधनों का वर्गीकरण अब पढ़ लेते हैं। संसाधन का वर्गीकरण के निम्नलिखित आधार है। संसाधन के वर्गीकरण के कौन कौन से आधार हैं? उपयोगिता के आधार पर नवीकरणीय एवं अनवीकरणीय संसाधन। उपयोगिता के आधार पर कौन कौन से संसाधन है? नवीकरणीय और अविकरणीय। उत्पत्ति के आधार पर जैव अजैव, उत्पत्ति के आधार पर जैव अजैव। स्वामित्व के आधार पर व्यक्तिगत, सामुदायिक, राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय। यहाँ पे एक चार्ट दिया गया है जिसमें आप लोग समझ सकते हैं कि संसाधन का वर्गीकरण किस प्रकार है। तो इस चार्ट को देखते हैं। तो यहाँ पे संसाधन लिखा हुआ है। संसाधन पहले दो प्रमुख भागों में बटा हुआ है, प्राकृतिक और मानवीय। यानी प्राकृतिक यानी जो प्रकृति द्वारा बनाया गया है, और मानवीय यानी मानव का ज्ञान कुशलता से जो चीज़ बनाया गया है वो मानवीय है। जैसे प्राकृतिक में नवीकरणीय वे संसाधन है जिन्हें नवीकृत यानी पुनः प्राप्त किया जा सकता है। अनवीकरणीय यानी वो संसाधन है जिन्हें पुनः प्राप्त नहीं किया जा सकता है। मानवीय संसाधन में संरचना एवं संस्थाएं, यानी मानव की जो संरचनाएं एवं संस्थाएं हैं। मात्रा एवं गुणवत्ता, यानी उसकी जो गुण है, उसका जो ज्ञान है वो आते हैं। नवीकरणीय संसाधन में सतत अथवा प्रवाह संसाधन, यानी वे संसाधन जिसका सतत एवं अथवा प्रवाह, यानी उसका निरंतर प्रवाह होता रहता है। जैसे कि ये वो खत्म होने वाला संसाधन नहीं है। जैव संसाधन है प्राकृतिक, वनस्पति, वन्यजीव। अनवीकरणीय संसाधन है पुनः चक्रीय, यानी जैसे पुनः चक्रीय हो जाते हैं धातु। अचक्रीय यानी जो पुनः प्राप्त नहीं किया जा सकता, एक बार उपयोग कर लिए। जैसे कि आप एक कलम है, इसको एक बार तोड़ ताड़ के फेंक दिए तो इससे ये अगर कलम ख़त्म हो जाएगा तो इसका हम पुनः उपयोग नहीं कर सकते हैं। उसी तरह अचक्रीय में ऐसे संसाधन आते हैं जो जैसे जीवाश्म ईंधन, ये खत्म हो जाएगा तो इन्हें पूरा उपयोग नहीं कर सकते हैं, पुनः चक्रीय नहीं है, पुनः ये प्राप्त नहीं हो सकता है। यहाँ पर संसाधन दिया गया है। उत्पत्ति के आधार पर संसाधन दो प्रकार के हो सकते हैं। जैव संसाधन ऐसे संसाधनों की प्राप्ति जैवमंडल से होती है। इनमें सजीव के सभी लक्षण मौजूद होते हैं, जैसे मनुष्य, वनस्पति, मत्स्य, पशुधन, अन्य प्राणी समुदाय। अजैव संसाधन निर्जीव वस्तुओं के समूह को अजैव संसाधन कहा जाता है, जैसे चट्टानें, धातु एवं खनिज आदि। जैव संसाधन ऐसे संसाधन जो जीवित हैं, जिनमें प्राण है, वो क्या है, जैव संसाधन, जिनमें जीव है। और अजैव संसाधन ऐसे जो अजैव हैं, जो जीवित नहीं हैं, जैसे कि कुर्सी जीवित नहीं है लेकिन इस संसाधन के अंतर्गत नहीं आने वाला है। इसके अंतर्गत आएगा धातु, खनिज आदि। समझे, चट्टान, धातु, खनिज, इसमें जीव नहीं है तो ये क्या आ जाएगा, अजैव संसाधन। अगला यहाँ पे पढ़ाने वाले हैं उपयोगिता के आधार पर। उपयोगिता के आधार पर संसाधन दो वर्ग के होते हैं। नवीकरणीय संसाधन, वैसे संसाधन जिन्हें भौतिक, रासायनिक या यांत्रिक प्रक्रिया द्वारा नवीकृत या पुनः प्राप्त किया जा सकता है। आप लोग बताइए, सोलर पैनल देखें हैं, उससे आप कितना दिन तक ऊर्जा ले सकते हैं, कितना दिन तक बिजली बना सकते हैं? आप बोलोगे लाखों करोड़ों वर्ष तक। लेकिन कोयला से भी बिजली बनता है, आप इससे कितना दिन तक बिजली बना सकते हैं? कोयला आप खरीद के लाइएगा, एक बोरा, उसको आप अगर अभी जला दीजिए तो अभी जला दीजिए, नहीं तो 2-3 दिन तक जला के उसको ख़त्म कर दीजिएगा। लेकिन ये जो नवीकरणीय संसाधन में, वैसे कोयला, ये सब संसाधन नवीकरणीय में आते हैं, नवीकरणीय में आते हैं। वे संसाधन जिन्हें ये प्रक्रियाओं द्वारा नवीकृत या पुनः प्राप्त किया जा सकता है, जैसे सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, जल ऊर्जा, विद्युत परिवहन। इन्हें सतत या प्रवाह जैव संसाधन में वर्गीकृत किया जाता है। सतत या प्रवाह। अनवीकरणीय संसाधन, ऐसे संसाधनों का विकास लंबी अवधि में जटिल प्रक्रियाओं द्वारा होता है। इस प्रक्रिया को पूरा होने में लाखों वर्ष लग जाते हैं। इनमें कुछ ऐसे भी संसाधन होते हैं जो पुनःचक्रीय नहीं है, एक बार प्रयोग होने के साथ ही वे समाप्त हो जाते हैं, जैसे जीवाश्म ईंधन। स्वामित्व के आधार पर संसाधन चार प्रकार के हो सकते हैं। व्यक्तिगत संसाधन, यानी वे स्वामित्व के आधार पर यहाँ पे संसाधन बताया जा रहा है।
तो आप लोग स्वामित्व के आधार पर बताइए कौन कौन से संसाधन होते हैं। अगर आप लोग के पिताश्री कृषक होंगे तो स्वामित्व के आधार पर आप लोगों को एक अच्छा उदाहरण 4 प्रकार के हो सकते हैं। यहाँ पे व्यक्तिगत संसाधन लिखा है, तो यहाँ व्यक्तिगत संसाधन के एक अच्छा उदाहरण मिल सकते हैं आप लोगों का खेत, यानी आपका जो खेत है वो किसी व्यक्तिगत संसाधन के अंतर्गत आ रहा है। वहीं आप लोगों का जो पूरा टाड़ टिक्कुल रहता है जहाँ पे आप लोग गाय चराते हैं वो आ जाएगा सामुदायिक संसाधन, यानी आपको आपके जो समुदाय में जो चाचा उचा जितने भी हैं वो सभी वहाँ पे जाके गाय चारण कर सकते हैं, तो वो आ जाएगा सामुदायिक संसाधन में। तो ऐसे संसाधन किसी खास व्यक्ति के अधिकार क्षेत्र में होता है जिसके बदले में सरकार को लगान भी चुकाते हैं, जैसे भूखंड, घर व अन्य जायदाद। आप लोग क्या बोलता है ज़मीन के अंदर कोई का मोटेशन, जिसको बोलता है मोटेशन, यानी मोटेशन उटेशन में जो पैसा देते हैं वो कहाँ जाता है, सरकार के पास लगान के रूप में जाता है, जिस पर लोगों की निजी स्वामित्व होता है। बाग बगीचा, तालाब, कुआं इत्यादि वैसे संसाधन ही है जिस पर व्यक्ति निजी स्वामित्व रखता है। अपने परिवार में उपलब्ध निजी संसाधनों की एक सूची तैयार करें जिस पर केवल तुम्हारे परिवार का हक हो, यानी ऐसे संसाधन आप लोग ऐसे संसाधन का ऐसी रखिए जैसे कि जिसमें सिर्फ तुम्हारे परिवार का हक हो, जैसे कि यहाँ पे हम लोग का भूमि, उसके बाद हम लोग का घर, उसके बाद थारी लोटा बर्तन जो आता है वो सारा सामुदायिक संसाधन। ऐसे संसाधन जो किसी खास समुदाय के अधिपत्य में होता है, जैसे कि गांव चारण भूमि, गांव में चारण भूमि, शमशान, मंदिर, मस्जिद, परिसर, सामुदायिक भवन, तालाब आदि। राष्ट्रीय संसाधन, अब यहाँ पे जानेंगे राष्ट्रीय संसाधन के बारे में। राष्ट्रीय संसाधन, तो आप लोग बता सकते हैं कि राष्ट्रीय संसाधन क्या है। चलिए यहाँ पे पढ़ते हैं। राष्ट्रीय संसाधन वे संसाधन है ये कोई राष्ट्र के अंतर्गत, यानी हमारे मान लीजिए भारत के अंतर्गत जितना भी घर है, चाहे वो अपना ही क्यों ना हो, चाहे वो किसी का भी क्यों ना हो, अगर वो सरकार व्यक्तिगत संसाधन को, यानी हम लोगों का भी व्यक्तिगत संसाधन को सरकार जनता के हित में अधिग्रहण कर सकती है। जनता के हित में, आम लोगों के हित में वो क्या कर सकती है, अधिग्रहण, यानी उसका सेवन कर सकती है, उसको ले सकती है सरकार। तो यहाँ पे बोला गया है कानूनी तौर पर देश या राष्ट्र के अंतर्गत सभी उपलब्ध संसाधन राष्ट्रीय हैं। देश की सरकार को वैधानिक हक है कि वे व्यक्तिगत संसाधन का अधिग्रहण आम जनता के हित में कर सकती है। यानी आप लोग चोर वोर का देखिए घर उजाड़ देता है तो वो क्यों उजाड़ता है, उसका हक है राष्ट्रीय संसाधन में। वो सभी संसाधन आते हैं देश के अंदर, जितना भी जो भी संसाधन है, तो सरकार का उसको हक है उजाड़ने का, लेकिन कब उजाड़ सकता है, वो व्यक्तिगत संसाधन का अधिग्रहण आम जनता के हित में कर सकती है। यानी अगर वो चोर डाकू का घर उजाड़ा तो वो आम जनता के हित में किया। अपने आपने अपने गांव में या आसपास क्षेत्रों में भी शहरी विकास प्राधिकरण का बोर्ड देखा होगा। शहरी विकास प्राधिकरण, ये बोर्ड तब लगाया जाता है जब किसी गांव को शहर के रूप में विकसित करना हो, तब सरकार वहाँ के गांव को उचित मुआवजा देकर उसका भूमि को अधिग्रहण कर लेती है और उस पर शहर बसाने के लिए फैक्ट्री या कोई ऐसा इंडस्ट्रियल लेवल पर काम करती है जिससे वो शहर बन जाता है। इसे सरकार ने भूमि अधिग्रहित करने हेतु अधिकृत किया है। ये भूमि सहित अन्य नगरीय संसाधन को विकास करते हैं। राष्ट्रीय संसाधन के अंतर्गत यहाँ पे छोटी सी टिप्पणी लिखी हुई है। किसी राजनीतिक सीमा के अंतर्गत भूमि, खनिज पदार्थ, जल संसाधन, वन एवं वन्य जीव, समुद्री जीव 200 किलोमीटर महासागरीय क्षेत्र तक राष्ट्रीय संसाधन है। अंतर्राष्ट्रीय संसाधन, ऐसे संसाधन का नियंत्रण अंतर्राष्ट्रीय संस्था करती है। तट रेखा से 200 किलोमीटर की दूरी, यानी हमारे तट रेखा, इधर दिखाते हैं आप लोगों को तट रेखा, ऊपर में ही बता देते हैं दोस्तों। तो यहाँ पे देख सकते हैं एक भूगोल का किताब है, उसके पृष्ठ पर यहाँ पे भारत का मैप दिख रहा होगा आप लोग को। तो इसका जो तट रेखा है ये इसको बोलते हैं तट रेखा। ये जो लाइन है तट से यानी समुद्र से मिला हुआ, इसे तट रेखा बोलते हैं। अगर ये तट रेखा है तो इससे 200 किलोमीटर दूर यहाँ तक 200 किलोमीटर हो ही जाएगा। तो यहाँ तक जितने भी संसाधन आएंगे वो सब किसके अंतर्गत आ जाएंगे, राष्ट्रीय संसाधन के अंतर्गत। तो आप लोग सोचते होंगे कि ये सारा संसाधन किसके अंतर्गत आएगा, तो ये सारा जो संसाधन है वो अभी अगला कॉन्स्पेक्ट में आप लोगों को पता चल जाएगा किसके अंतर्गत आएगा। तो यहाँ पे अंतर्राष्ट्रीय संसाधन, ऐसे संसाधन का नियंत्रण अंतर्राष्ट्रीय संस्था करती है
तट रेखा से 200 किलोमीटर की दूरी छोड़कर खुला महासागरीय संसाधन पर किसी देश का आधिपत्य नहीं होता। ऐसे संसाधन का उपयोग सिर्फ अनुसंधान हेतु अंतरराष्ट्रीय संस्था की सहमति से किसी राष्ट्र द्वारा की जा सकती है। विकास के स्तर पर भी संसाधन 4 भागों में वर्गीकृत है। संभावित संसाधन ऐसे संसाधन जो किसी क्षेत्र विशेष में मौजूद होते हैं, जिसे उपयोग में लाए जाने की संभावना रहती है, इसके उपयोग अभी तक नहीं किया गया है। किसी यहाँ पे अंतरराष्ट्रीय एक टिप्पणी है जो पढ़ लेते हैं। किसी देश की तटरेखा से 200 किलोमीटर की दूरी तक का क्षेत्र अपवर्जक आर्थिक क्षेत्र के नाम से जाना जाता है। संभावित संसाधन ऐसे संसाधन जो किसी क्षेत्र विशेष में मौजूद होते हैं, जैसे उपयोग में लाए जाने की संभावना रहती है, इसके उपयोग अभी तक नहीं किया गया है। जैसे हिमालय क्षेत्र खनिज जिनका उत्खनन अधिक गहराई में होने के कारण दुर्गम एवं महंगा है। यानी जो हिमालय क्षेत्र का खनिज है जो अधिक गहराई में है, यानी बर्फ से ढका हुआ है, फिर बर्फ से चट्टान से ढका हुआ है, फिर चट्टान से और परत पर परत चढ़ा हुआ है, वो अधिक गहराई में, वहाँ पे संसाधन की संभावना पूरी तरह से है, लेकिन तकनीक की उपलब्धता के नहीं होने के कारण वहाँ पे दुर्गम और महंगा है, यानी वहाँ से संसाधन निकालना महंगा है। उसी प्रकार राजस्थान एवं गुजरात में पवन ऊर्जा, सौर ऊर्जा की संभावना है, परंतु अभी तक इनका सही रूप से विकास नहीं हो पाया। विकसित संसाधन ऐसे संसाधन जिसका सर्वेक्षण उपरांत उपयोग है तो मात्रा एवं गुणवत्ता का निर्धारण हो चुका है। पूर्व में भी यह गुजरात के भुज में सौर ऊर्जा के आधुनिक उपकरण बड़े स्तर पर लगाया जा रहा है। यानी आप लोग अगर गुजरात के बारे में जानते होंगे तो गुजरात के भुज में सौर ऊर्जा की आधुनिक उपकरण बड़े स्तर पर लगाई जा रही है। कहाँ पे लगाई जा रही है? गुजरात के भुज में। हम आप लोगों को बता देते हैं मैप में कहाँ है गुजरात का भुज, देख सकते हैं भुज। हाँ, तो यहाँ पे आप लोग मैप में देख रहे होंगे गुजरात यहाँ पे है, यहाँ पे गुजरात है और ये गुजरात के यहाँ पे भुज है, और हम लोग का बिहार है इधर क्या है? बिहार। ये जो दिख रहा है ये बिहार है। यहाँ से कितना दूर है आप लोग देख सकते हैं। तो यहाँ पे गुजरात के भुज में क्या लगाने की संभावनाएं हैं? सौर ऊर्जा की। विकसित संसाधन ऐसे संसाधन जिनका सर्वेक्षण उपरांत उपयोग है तो मात्रा एवं गुणवत्ता का निर्धारण हो चुका है। पूर्व में भी यह और कितना पन्ना है? बस 2 पन्ना के बाद आप लोग का चैप्टर ये खत्म हो जाएगा। मात्र 2 पन्ना अभी बचा हुआ है, तो चलिए इसको खत्म करते हैं फटाफट। बताया जा चुका है कि संसाधनों का विकास तकनीक एवं उनके संभाव्यता पर निर्भर है। यानी आप लोगों को पहले बता चुका है कि संसाधन का विकास तकनीक और उनकी संभाव्यता पर निर्भर है। भंडार संसाधन ऐसे संसाधन पर्यावरण में उपलब्ध होते हैं तथा मानवीय आवश्यकताओं की पूर्ति में सक्षम है। उपकरण हेतु उपयुक्त प्रौद्योगिकी के अभाव में इन्हें केवल भंडारित संसाधन के रूप में देखा जाता है। उदाहरण जल, हाइड्रोजन एवं ऑक्सीजन का यौगिक जिसमें ऊर्जा उत्पादन की असीम क्षमता छिपी हुई, लेकिन उच्च तकनीक के अभाव में ऐसे संसाधन का उपयोग नहीं कर पा रहे। संचित कोश संसाधन वास्तव में ऐसे संसाधन भंडार संसाधन के अंश हैं, इसे उपलब्ध तकनीक के आधार पर प्रयोग में लाया जा सकता है। इसके तत्काल उपयोग प्रारंभ नहीं हुआ है। यह भविष्य की पूंजी नदी जल भविष्य में जल विद्युत उत्पन्न करने में उपयुक्त हो सकते हैं। वर्तमान में इसका उपयोग अत्यंत ही सीमित है, जैसे संसाधनों वन एवं या बांधों में जल के रूप में संचित है। इसमें संसाधन में आते हैं वे संसाधन जैसे कि नदी जल, यानी वो सारे जल जिसमें अभी ऊर्जा यानी विद्युत उत्पन्न करने की क्षमता है, लेकिन अभी तक संभव नहीं हो पाया कि विद्युत उत्पन्न हो। क्रियाकलाप करने बोल रहा है, यानी काम करने बोला है। अपने आसपास के क्षेत्रों का निरीक्षण कर संभावित संचित को संसाधन की सूची तैयार करें। संसाधन नियोजन, आगे क्या है? संसाधन नियोजन। संसाधनों का विवेकपूर्ण उपयोग ही संसाधन नियोजन है। वर्तमान परिवेश में संसाधन का विवेकपूर्ण उपयोग कर हमारे सामने चुनौती बनकर खड़ा है। संसाधनों का विवेकपूर्ण दोहन
विवेकपूर्ण दोहन हेतु समान रणनीति तैयार करना संसाधन नियोजन की प्रथम प्राथमिकता है। प्रदेश के अंदर पाए जाने वाले खनिजों के उत्खनन एवं भंडार क्षेत्र की सूची तैयार करना, यानी भारत के अंदर जितने भी खनिज वनिज पाए जाते हैं उसका एक सूची तैयार करने बोल रहा है। रणनीति तैयार करना, आप लोगों को ये जो क्रियाकलाप बोल रहा है इसका जो देश के अंदर जो होगा वो हम दे देंगे, नहीं तो आर्थिक यानी जो निजी क्षेत्र में जो बोल रहा है वो लोग आप लोग बना लीजिएगा। और जो ये सब जो संसाधन बोल रहा है ये सब हम आप लोग को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे। ये सारा अभी बनाएंगे, अभी वीडियो डालने के बाद बना देंगे। ऐसे प्रदेश हैं यानी जहाँ पे जो बताया जा रहा है